रिसर्च मेथोडोलॉजी तो खत्म हो गया शायद ना है। नहीं सर, वो खत्म हो गया, आज ये नया सब्जेक्ट चालू हुआ था। कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर, नहीं। सब उस दिन जो पेपर बताया था हाँ देखा हाँ। था। हाँ, सैटरडे को मैंने पूरा सुना, इसीलिए मैंने मैम से बोला कि सर को बोलिए कि मंडे से क्लास नया सब्जेक्ट चालू करेंगे, ताकि आज थोड़ा स्टडी कर लूँ। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज एनालिसिस। बिजनेस पॉलिसीज कैसे बनाया जाता है, अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज आपको पता है, और उसका क्या क्या पॉलिसीज है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, यही सब हम लोग आज पढ़ेंगे। जस्ट एज यू से इट्स अ गाइडलाइन। जैसे बिजनेस पॉलिसी क्या है, एक सिंपल एक गाइडलाइन है, और यू कैन से प्रिंसिपल एक रूल है ऑफ ए कंपनी। क्यों? तो कंपनी को चलाने के लिए ये सुविधाएं होती है, कंपनी को चलाना पड़ता है ना, तो कंपनी को चलाने में सुविधा होता है, डिसीजंस लेने में सुविधा होता है, और गोल अचीव किया जा सकता है। मतलब सपोज 5 इयर्स गोल हम प्लानिंग करके चल रहे कि नेक्स्ट 5 इयर्स में हम लोग ये काम करेंगे, उसका एक रूपरेखा हम लोग तैयार किए, उसका स्ट्रेटेजीज बनाए, उसमें क्या क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना है, लाइक दैट दिस इज कॉल्ड। उसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या प्रिंसिपल है, क्या हम लोग गाइडलाइन फॉलो करना चाहते हैं। तो ये सब जब करते हैं हमारे पास एक वेल स्ट्रक्चर्ड डिजाइन वर्क आ जाता है ना। तो फर्ज करो कि कोई ऐसा कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है ही नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो आदमी आएगा क्या काम करेगा, व्हाट विल ही वुड डू। सो हर एक कंपनीज में एक स्ट्रक्चर्ड होना बहुत जरूरी है, वेल डिफाइंड प्लान होना जरूरी है, पॉलिसीज होना जरूरी है, तब जाके कोई काम करेगा। इससे क्या होता है, काम करने के लिए काम जो करता है उसके लिए सहूलियत होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसे पता है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में हमको कितना मेहनत करना है, कितना गोल अचीव करना है, क्या टारगेट मेरे लिए सेट है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस पॉलिसी। सिंपल अगर क्या बिजनेस पॉलिसी को सिंपल तरीके से समझो क्या है ये, इट इज सिंपली अ फ्रेमवर्क और ए डायरेक्शन। It's simply a framework or direction that help an organization to decide what to do, how to do in different situations. डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कैसा काम करना है, कैसे क्या करना है, किस तरह से काम करना है, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, वेयर टू डू, व्हेन टू डू। ठीक है, दिस ऑल अबाउट कॉल्ड बिजनेस पॉलिसीज। नेक्स्ट स्लाइड। डेफिनेशन तो वही सेम है, डेफिनेशन तो वही सेम है। इट इज अ सेट ऑफ प्लान एंड एक्शन डिजाइन टू गाइड manage in making decisions that align with organization in making decisions that align with the organization's objective and long term organization. Okay, so just a minute. अच्छा, तो as I have already told you in my earlier slide that business plan, what is business plan? एक well structured, or you can say that is a well planned design, a planned design, a framework, you can say, that guide the managers, or you can say that guide the seniors or the HRs or the management to take decisions and act according to it. Okay, within the organization, organization के रहते अंदर रहते हुए ये काम, this is called business policies. Now what are the key points if I say? Direction to the organization, organization को direction देता है, help in decision making, consistency in actions. Consistent is a regularity, you can say. Regularity. Whenever there is a consistency or regularity in any actions, that will definitely going to get the success. That particular person or any specific industry or any organization will going to get success. Consistency is very much important. And actives to achieve the goal. Okay, to achieve the goal, which is one of the most important priority of any organization. Okay, they set the deadline that within this particular stipulated given time we have to reach this destination. So for this, planning is very much important. I am not only going to say about the business planning, I am also simply in simple word business plan में ही अगर आप simple life में समझो, life में भी अगर चलना है, आगे बढ़ना है, तो आपको planning के साथ जाना पड़ेगा. You have to do the planning. Without doing any planning or without doing anything,
you cannot achieve the success or you cannot reach the destination. That is why planning is very much important. समझ में आया की points? यस सर। नेक्स्ट स्लाइड मैम। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ऑफ मीनिंग ऑफ बिजनेस पॉलिसीज में क्या है। इफ अ कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन फर्स्ट, देन अगर किसी कंपनी का ये लक्ष्य है, ये एम है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, तो क्या क्या पॉइंट्स उनको दिमाग में रखना पड़ेगा। पहला, इजी रिटर्न्स, ऑफर इजी रिटर्न्स। उसके बाद बेटर प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विस बेटर से बेटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। थर्ड, प्रोडक्ट क्वालिटीज आपको बेहतर करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, बिजनेस पॉलिसी इक्वल्स टू रूल प्लस गाइडलाइन प्लस डायरेक्शन फॉर रनिंग ए बिजनेस इफेक्टिवली। समझ में आ गया तन में? एग्जाम्पल्स के देखो, ये पता चल जाएगा कि अगर मुझे किसी कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन अगर मुझे प्रायोरिटी में लेना है, तो मुझे ये 3 काम करना पड़ेगा। इजी रिटर्न, वेरी इजी रिटर्न, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बेहतर होना चाहिए, और प्रोडक्ट क्वालिटीज अच्छा से अच्छा होना चाहिए ताकि कस्टमर्स को कोई कंप्लेन ना हो। अब ये जब होगा तभी आपका सेटिस्फेक्शन जो लेवल है कस्टमर का वो अच्छा रहेगा, आपको फीडबैक अच्छा मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर एक फॉर्मूला जैसा बनाया गया है, बिजनेस पॉलिसी इक्वल टू रूल प्लस गाइडलाइन प्लस डायरेक्शन ऑफ रनिंग द बिजनेस इफेक्टिवली। आया समझ में मीनिंग? हाँ सर। नेक्स्ट स्लाइड मैम। डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी। अब तो बिजनेस तो समझ गया, प्लानिंग भी समझ में आ गई, लेकिन स्ट्रेटजीज क्या क्या है। स्ट्रेटजीज का मतलब होता है वो कुछ रिलेटेड हद तक प्लानिंग ही है। स्ट्रेटजीज का मतलब नया प्लान कुछ, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस। प्लानिंग तो सब करते हैं लेकिन टेक्निकल कुछ चेंजेस, दैट इज क्वाइट सिमिलर टू प्लानिंग। क्योंकि प्लानिंग और स्ट्रेटजीज को आप एकदम से अलग नहीं कर सकते। स्ट्रेटजीज प्लानिंग तो है, लेकिन स्ट्रेटजीज मतलब उस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए एक नया फॉर्मूला, अगर मैं कहूं एक नया फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटजी, है ना। क्या, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपको प्लानिंग और स्ट्रेटजी में डिफरेंस आ जाएगा। देखो, सिंपल बुकिश तो आपको लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अगर सिंपल आप एक कंसेप्ट को याद रखिएगा ना, तो आपको प्लानिंग और स्ट्रेटजीज में डिफरेंशिएट करने में दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी, आर दे डिफरेंट, ग्रामेटिकली सॉरी, आप डिक्शनरी में अगर चेक करें तो लगभग लगभग सिमिलर ही है। स्ट्रेटजीज का अगर सिनोनिम देखा जाए तो वो प्लानिंग ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क है। फर्क क्या है? फर्ज करो यू आर प्लानिंग, somebody wants to give a stall of गोलगप्पा और एनी गोलगप्पा, ठीक है, ये उसका प्लानिंग है। प्लानिंग इंप्लीमेंट हो गया। अब स्ट्रेटजीज, कुछ फॉर्मूलाज। अगल बगल दुकान देख रहा है कि सब 10 में 5 दे रहा है, वो क्या करता है 10 में एक और बढ़ा देता है। ये जो बढ़ाना हुआ एक और 10 में 6 हो गया, दिस इज द स्ट्रेटजीज। व्हाई? जस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स मोर एंड मोर, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेटजीज। पहला तो क्या है? स्ट्रेटजी इज अ लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन designed to achieve specific goal or objective. This one is the one of the most important thing. What is strategy? It's a long-term plan of action designed to get a specific goal or objective. किसी गोल और ऑब्जेक्टिव को आप अगर परफेक्टली रीच करना चाहते हो, रीच आउट करना चाहते हो, देन यू हैव टू गिव अ स्ट्रेटजीज, यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रेटजी। ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है उस पर अमल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटजी। सिंपल मीनिंग अगर करें, वेयर यू वांट टू गो एंड हाउ यू गेट दैट, दैट इज कॉल्ड, कहां आपको पहुंचना है और वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इसे स्ट्रेटजीज कहते हैं।
क्लियर है? ये तो सिंपल मीनिंग हो गया। लेकिन अगर फॉर्मल डेफिनेशन में जाए, बहुत सारा का डेफिनेशन दिया है, अगर फॉर्मल डेफिनेशन में जाए तो इट इज अ कम्प्रिहेंसिव प्लान। कम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? एक बिग प्लान, एक कॉम्पैक्ट प्लानिंग, okay, that help an organization uses resources effectively to achieve competitive advantage and long term success। competitive advantage को पाने के लिए और लॉन्ग टर्म सक्सेस को पाने के लिए जो प्लानिंग किया जाता है, कॉम्पैक्ट प्लानिंग डिजाइन किया जाता है, फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, उसे हम स्ट्रेटेजी कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे इफ ए कंपनी वांट्स टू ग्रो इट मे एडॉप्ट ए स्ट्रेटेजी। अगर कंपनी अपने आप को बड़ा दिखना चाहता है, बड़ा करना चाहता है, तो क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा? पहला, एक्सपैंड इनटू न्यू मार्केट, नए मार्केट को पकड़ना पड़ेगा, वहां एक्सपैंड होना पड़ेगा, पहला स्ट्रेटेजी। दूसरा, फोकस ऑन लोअर प्राइसिंग टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। सबसे पहले प्राइस को घटा के रखना है ताकि कस्टमर और ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट। किसी भी नए दुकान में आप चले जाइए तन्मय, आप देखिएगा पहला दिन का जो ओपनिंग्स रहेगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द खाने पीने के सामान ओनली, क्योंकि कपड़े वगैरह में मैंने उतना डिस्काउंट देखा नहीं है। लेकिन कुछ नया स्टॉल अगर देते हैं ना, तो खाने पीने का सामान, तो थोड़ा सा ना देखिएगा, एक हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए वो प्राइस थोड़ा सा घटाकर सेल करता है। एक बार जब मार्केट पकड़ लेता है, तब जाके वो धीरे धीरे अपना प्राइस को एक स्टेबल जगह पर ले जाता है। इन शॉर्ट, अगर हम समझे, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है प्लान प्लस डायरेक्शन प्लस एक्शन टू अचीव गोल। इसका मतलब प्लानिंग इक्वल टू स्ट्रेटेजी इक्वल टू पहला प्लान प्लस उसके बाद डायरेक्शन, उसके बाद एक्शन टू अचीव गोल। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी। समझ में आया? नेक्स्ट स्लाइड। सर तो प्रोडक्ट्स में भी तो सेम ये लागू होता होगा, मतलब अगर कोई कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो फर्स्ट ऑफ मतलब पहले स्टार्टिंग में तो वो भी अपने प्रोडक्ट का एमआरपी जो रेट होता है, मतलब हाँ, बिना प्रॉफिट ये किए हुए, मतलब रेट टू रेट में निकालता होगा कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए। फिर तो ये जो धीरे धीरे उन लोग। हाँ 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 हाँ, तो ये जो लास्ट का मैंने बताया ना, ये लास्ट में हाँ। एग्जांपल दिया था, ब्लैक और बोल्ड में लिखा हुआ था, तो वही तो बता हम्म। रहा है कि कोई कंपनीज अपना आप क्या करता है, नया अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए पहले प्राइस को घटा के मार्केट में यूज करता है, जस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर। वही बात है। ओके। लेकिन आजकल तो मतलब क्या मैं बोलूं, करना है, आजकल कस्टमर भी बड़े चालाक हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब नए दुकान होते हैं, ओपनिंग्स होता है, तब कस्टमर भर भर के जाते हैं, लेकिन बाद में कस्टमर फिर आना ही छोड़ देते हैं। डू यू नो दैट? राइट नाउ द कंसेप्ट इज दैट आप कस्टमर्स को उतना बेवकूफ समझते नहीं, समझा जा सकता है। आपको ये जो स्ट्रेटेजीज है ना, ये सब स्ट्रेटेजीज पुराना हो गया है। दिस ऑल स्ट्रेटेजीज आर आउटडेटेड, बैकडेटेड हो गया है। अब ये स्ट्रेटेजीज के साथ आप कस्टमर को खींच नहीं सकते, आपको अलग कस्टमर का स्ट्रेटेजीज। परसेप्शन अभी दूसरा हो गया मतलब सर। एकदम 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 दूसरा हो गया। लेकिन है कुछ कुछ अभी है। देखिएगा, खुद देखिएगा, जब कस्टम नया दुकान का ओपनिंग होता है ना, बड़ी भीड़, बड़ा भीड़ लगा रहता है, एकदम जबरदस्त। धीरे धीरे, ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ना, मेरे वहां पर एक ऐसा दुकान है, खाने पीने की सामान ओपनिंग हुआ था। मतलब विश्वास करता मैं कि पहला दिन 2-3 दिन ना, अरे बाप रे, कस्टमर का मतलब पूरा झुंड लगा हुआ था। धीरे धीरे ना मक्खी मारने लायक हो गया, लास्ट में कस्टमर दुकान बंद कर दिया, सेल नहीं हो रहा था। तो अगर आप समझते हो कि ये सब स्ट्रेटेजीज से कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, देन इट्स रॉन्ग, क्योंकि कस्टमर आजकल जान चुके हैं। कस्टमर्स नो, दे आर नाउ वेरी क्लेवर, दे अंडरस्टैंड द परसेप्शन, दे अंडरस्टैंड कि क्या होने वाला है बाद में, है ना? ये दिस इज द थिंग। नाउ द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। बिजनेस पॉलिसीज का इंपॉर्टेंस क्या है? बिजनेस पॉलिसी यहां पर लिखा है, प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन द स्मूथ फंक्शनिंग एंड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। स्मूथ फंक्शनिंग एंड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिजनेस पॉलिसीज बहुत जरूरी है। इट्स इंपॉर्टेंस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब इसको
अगर समझना है तो कुछ पॉइंट्स को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहला, प्रोवाइड्स क्लियर डायरेक्शन। ये तो बात तय है, अगर आपके पास प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज दोनों है, इसका मतलब आपका डायरेक्शन एकदम बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि पिछले वाला स्लाइड में लिखा हुआ था, प्लानिंग इक्वल्स टू स्ट्रेटेजीज प्लस डायरेक्शन प्लस अचीविंग द माइलस्टोन। इसका मतलब क्या है, अगर आप यू नो द प्लानिंग, मतलब आपका गोल सेट हो गया, आपका गोल सेट हो गया कि मुझे एमबीए कंप्लीट करना है, 1-2 साल में मुझे एमबीए फाइनल कंप्लीट करना है, ठीक है, ये तेरा गोल सेट हो गया। अब एमबीए कंप्लीट करना है, इसके बीच का जो रास्ता है, ये आपको स्ट्रेटेजीज के माध्यम से चलना पड़ता है। आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन, अपना काम करने का, पढ़ाई करने का तरीका, नोट्स याद करने का तरीका, नोट्स को कैसे प्रेजेंटेशन करना है, आंसर कैसे मुझे लिखना है आंसर पेपर में ताकि मुझे अच्छा नंबर मिले एमबीएस में, वो मुझे तैयार करना है। तो ये जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है, इसके बीच का जो रास्ता है, दैट इज स्ट्रेटेजीज। तो पहला है प्रोवाइड्स क्लियर डायरेक्शन। जैसे तुम्हारा क्लियर डायरेक्शन अभी क्या है, आई हैव टू कंप्लीट माय एमबीए, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आफ्टर दैट व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेज? द नेक्स्ट स्टेज इज टू सिट फॉर एंड टू गिव एन इंटरव्यू। आपको कंपनीज के लिए बैठना है, रिक्रूटमेंट में प्रोसेस में आपको एनरोल करना है। रिक्रूटमेंट अगर आता है कंपनीज के लिए, वहां बैठना है, इंटरव्यू देना है। तो इनके बीच में, इसका बीच में क्या है, आपको स्ट्रेटेजी तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा सहायक का काम करता है स्ट्रेटेजीज या पॉलिसी मेकिंग या प्लानिंग पॉलिसीज के लिए। जैसे इट इज एक्चुअली, पॉलिसी क्या है, मैंने पहले आपको डेफिनेशन में बताया, इट्स एक्चुअली अ गाइडलाइन, okay, making it very much easier to take quick and effective decisions in different। देखो तन्मय, मैं आपको बताता हूँ, ये तो तुम मानते हो कि अभी का जो पढ़ाने का सिस्टम है या पढ़ने का सिस्टम है, बहुत इजी हो गया है, ये मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। हम लोग जो है जेन जेड कैटेगरीज के, जेन जनरेशन जेड, हम लोग सब, मैं शायद जेड वाई हूं, तुम जेन जेड हो। तो जेन वाई, उससे पहले जो जनरेशन था, उनको एमबीए पढ़ना मतलब करना है, यू डोंट बिलीव और नॉट, आई हैव वॉच, जब 1990s में या 1999 में या 2000 में, those the students who are completing the MBA as if it's a huge degree, क्योंकि एमबीए में बहुत पढ़ाई होता था, रिसर्च रहता था, केस स्टडीज रहता था, असाइनमेंट रहता था, इंटर्नशिप रहता था, प्रोजेक्ट्स रहता था, लॉट ऑफ कैटेगरीज आर डिवाइडेड। तो एमबीए सर्टिफिकेट अचीव करना या एमबीए पास करना इज नॉट अ जोक। पढ़ाई बहुत टफ था, बहुत सारा पढ़ाई आपको करना पड़ता था, और वैसे में भी ये थोड़ा सा टफ पढ़ाई है। लेकिन धीरे धीरे देखो, अभी हर एक पढ़ाई इतना इजी, शेड्यूल और वेल स्ट्रक्चर्ड हो गया है कि किसी भी स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक लेके पढ़ सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो। एनपीटीएल कोर्सेस है, बहुत सारा कोर्सेस है, ऊपर से डिजिटल लाइब्रेरीज बोल के आप फाइंड कर सकते हो, भरा पड़ा हुआ है किताब एनसीईआरटी का, नोट्स अवेलेबल है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट अवेलेबल है, मतलब क्या नहीं है। इसलिए अभी पढ़ना जो है ना, वेरी मच इजियर एज कंपेयर टू इन द एरा ऑफ 1990s और 89 और 2000 तक बात कर रहा हूँ। अभी देखो कितना सुंदर सा स्लाइड तैयार है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जहां एक एक पॉइंट्स का बिल्कुल प्रिसाइज डेफिनेशन या डिस्क्राइब किया हुआ, प्रिसाइज, और लैंग्वेज इज वेरी मच इजियर, कोई हार्ड टफ लैंग्वेज नहीं है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक बार पढ़ लोगे, दिमाग में इतना सुंदर बैठ जाएगा कि दोबारा भूल नहीं पाओगे, इतना सुंदर ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मतलब ये स्लाइड्स तैयार किया गया है, एकदम कम, मतलब क्या बोले, कॉम्पैक्ट, कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी इजी लैंग्वेज में नोट्स को तैयार किया गया है, इतना सुंदर।
मतलब सोच नहीं सकते हो। तो पढ़ाई बिल्कुल अभी इजियर हो गया। तो अभी आपको डिसीजंस लेने में वक्त नहीं लगेगा। अगर आप सोचते हो कि मैं एमबीए कंप्लीट करने के बाद फाइनेंस में या एचआर में या मार्केटिंग में पीएचडी करूंगा, दैट इज वेरी इजी फॉर। अभी उतना रिसर्च पेपर लिखना नहीं पड़ता है, उतना जर्नल लिखना नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी यूजीसी एक्ट के अनुसार बहुत सारा कुछ कम कर दिया गया है। पहले तो बहुत लिखना पड़ता था, प्रेजेंटेशन देना पड़ता था, उसके बाद उसका मार्क्स ऐड होता था। अगेन कुछ अगर गलती हुआ, दोबारा आपको पेपर तैयार करना पड़ेगा। जहां जहां गलती हुआ है उस चीज को दोबारा आप रिपीट नहीं कर सकते। बहुत सारा टफ था 90s में, 1990 में इस सब पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अभी बहुत इजी हो गया आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये अभी हम लोगों को ना डिसीजंस लेने में नहीं लगता है। देखिएगा, डिसीजंस एकदम क्लियर है, कॉम्पैक्ट है। अभी से आपको पता चल रहा है कि इफ यू आर कंप्लीटिंग योर एमबीए, वेयर यू कैन बी आफ्टर 5 years, ये मुझे बोलना नहीं पड़ेगा या मुझे गाइड नहीं करना पड़ेगा। आई नो नीडेड टू गाइड यू दैट व्हाट तन्मय विल डू आफ्टर 5 years। योर डिसीजन इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ योर आईज। हाँ, चलना आपको चलना आपको ये जो यहां से लेके यहां तक एंड पोजीशन तक, एम तक जो आपको चलना है, उसके बीच में जो डिसीजंस है, वो स्ट्रेटजीज है, वो आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंश्योर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब रेगुलरिटी। आपका अगर पॉलिसी तैयार हो गया, स्ट्रेटजीज तैयार हो गया, इसका बेनिफिट क्या है? कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एन इंपॉर्टेंट टूल for any students to achieve the goal, for any organization। consistency is मतलब 100%। फर्ज करो कि every day from 1 PM to 2 PM I have to take my online classes, whosoever is there, classes are there, I have to come। ये कंसिस्टेंसी अगर नहीं रहेगा दोनों में, तुम्हारे बीच में भी मेरे बीच में भी, फिर क्या होगा? बार बार ब्रेक पॉइंट हो जाएगा। जहां ब्रेक पॉइंट हो रहा है वहां पर आप भटक जा रहे हो। इसलिए स्ट्रेटेजीज और प्लानिंग क्या करवाता है? हमें कंसिस्टेंट से रहना सिखाता है। वी हैव टू बी वेरी मच कंसिस्टेंट। अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, द नेक्स्ट वन इज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। पॉलिसीज अलाइन ऑल एक्टिविटीज टुवर्ड्स अचीविंग द कंपनीज ऑब्जेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए ये पॉलिसी स्ट्रेटेजीज हमें डेवलप करना पड़ेगा। आया समझ में इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस पॉलिसी? यस। तो मैं एक चीज बता देता हूँ, सुन। जब आंसर करेगा ना, तो ये जो पॉइंट्स है इसको तुम याद रखना। बाकी जो इनडेप्थ जब डिस्क्राइब करोगे ना, तो अपने आप से कर सकते हो। इफ यू हैव अ राइटिंग स्किल, इफ यू कैन क्रिएट योर ओन, इफ यू हैव द राइटिंग स्किल इन इंग्लिश, यू कैन क्रिएट योर ओन आंसर। आपको अच्छा नंबर मिलेगा एमबीए में। इन एमबीए वाला जो पेपर है ना, दे आर सर्चिंग फॉर द क्रिएटिविटीज, क्योंकि पूरा ही पूरा ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस मार्केट रिलेटेड है, इकोनॉमी रिलेटेड ग्रुप मतलब है एमबीए ना। तो जो एग्जामिनर है वो क्या खोजता है? कुछ क्रिएटिविटीज आंसर स्टूडेंट्स करें। तो आप पॉइंट्स को याद रखिएगा। यू जस्ट बाय आउट द पॉइंट्स, यू जस्ट कीप द क्लियर कंसेप्ट क्लियर, लेकिन उसका जो अंदर का जो आंसर है ना, कोशिश करना अपने से लिखने की, आपको क्रिएट अच्छा मिलेगा। क्लियर? और कुछ रेफरेंस, जैसे कॉटलर, फिलिप कॉटलर्स का उस दिन रेफरेंस दे रहा था, वो सब रेफरेंस अगर ऐड करोगे ना, तो कहते हैं ना 4 चांद लग जाना आंसर में, वो हो जाएगा, 4 चांद लग जाएगा रेफरेंस अगर डालोगे। क्लियर? यस अच्छा। सर। मतलब इम्प्रूव बुकिश लैंग्वेज लिखने का जरूर मतलब कंपलसरी नहीं है, मैं खुद से भी क्रिएट करके लिख सकता हूँ, लेकिन जो मतलब आंसर मैं दूंगा वो मतलब क्वेश्चन के जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए बस। तो ठीक है ना सर? तुम, हम जब तुमको पहले दिन से, जब तुम मेरा स्टूडेंट था, पहले दिन से पढ़ा रहे थे, हाँ हाँ तो मैं ये तो बार बार मैं रिपीट हाँ करके हाँ आता हूँ। सर, ये तो पता ही मुझे। मैंने जस्ट अभी उसी को रिपीट किया दोबारा, और कुछ नहीं सर। हाँ आप तो शुरू से हाँ वही बताते आ रहे सर। हाँ। जितना आंसर, मतलब ये सब एक स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा कहानी आप लिखते रहो। मतलब मेरा कहने का मतलब है, आप अपने लिखो, लेकिन भटक मत जाओ, और हर मत, डोंट गो फॉर एनी स्टोरी। ये जो स्टोरीज या
एग्जाम्पल्स जो मैं देता हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपके जहन में वो बात रहे, इसलिए मैं कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे देता हूँ। जहां आपको लगता है कि यहाँ एक एग्जाम्पल मुझे देना चाहिए, यू कैन गिव द एग्जाम्पल, यू कैन गिव द रेफरेंसेस, इसका आंसर का जो वेटेज है ना वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, यस। लेकिन बात यह है कि आपको सही से लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट इट डाउन। तो लिखना भी एक क्रिएटिविटीज है, यू हैव टू बी ए क्रिएटिविटी इन राइटिंग। तो जब केस स्टडीज मैं करवाऊंगा, अगर रहेगा केस स्टडीज तो आप लोगों का है, तो जब केस स्टडीज रहेगा तो पक्का लिखना पड़ेगा, स्टोरी हुआ ये सब हुआ, तो उसमें आपका क्रिएटिविटी बढ़ेगा। ये सब इसलिए दिया जाता है ताकि अपना लिखने का जो चल है वो बढ़े। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन दोगे या जितना अच्छा लिखोगे उतना ही आपका आंसर बढ़िया होगा। नाउ नेक्स्ट इज इम्प्रूव एफिशिएंसी। इम्प्रूव एफिशिएंसी का मतलब होता है टाइम में कंप्लीट करना। एफिशिएंसी अगर किसी काम का बढ़ जाता है, एफिशिएंट तरीके से अगर कोई काम बढ़ जाता है, तो देखिएगा प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाता है। आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है। इन शॉर्ट, एफिशिएंसी अगर दिखाना है, इससे क्या होगा, आपका जो टाइम लोड है वो रिड्यूस हो जाएगा, टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, वर्कलोड जो है रिड्यूस हो जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। आज जैसे मुझे कुछ क्वेश्चंस तैयार करना था फॉर इंटरनल एग्जामिनेशन। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 13th is the deadline. The 13th of May, anyhow, within a 4 p.m., you have to submit the one set of question paper. It has been circulated to every teachers of every department. Example दे रहा हूँ। फर्स्ट करो कि मैं अगर 13 तक बैठे रहता, यार 13 तारीख है ना, मैं 12 तारीख को या 13 तारीख को 2 बजे तक दे दो। इसका मतलब क्या है, आपके जहन में वो पेंडिंग वर्क पड़ा रहेगा। पहली बात, जब कंप्लीट करने के लिए जाएंगे, गलतियां न्यूमरस हो जाएगा, क्योंकि आप हड़बड़ी में हो। हड़बड़ी में काम करने का नतीजा क्या होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो डेफिनेटली होगा और रॉन्ग होगा। दूसरी बात, वर्कलोड अगर दूसरा आ जाता है, तो आप उस काम को भूल के अगर इस काम करने लगे, तो वो काम आपका हाथ से निकल जाएगा, डेडलाइन आप फॉलो नहीं करेंगे। फिर आपका जो रेस्पेक्टिव एचओडी है या प्रिंसिपल सर है या फिर डीन है, वो आपको फिर डांटेंगे। तो देखो नतीजा क्या हुआ कि अगर टाइम रहते पहले आप अपने जो वर्कलोड है उसे आप स्टेबलाइज कर देते हो, इससे आपका एफिशिएंसी बढ़ जाता है, आपका टाइम गैप जो है वो कम हो जाता है, वर्कलोड जो होता है कम हो जाता है। इसलिए पॉलिसीज या स्ट्रेटेजीज मेकिंग में ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि आपका एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर। रिस्क को रिड्यूस कर देता है। जब एवरीथिंग टाइम से पहले आप कर रहे हो, तो आपका जो अनसर्टेनिटी है या रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है, रिस्क इफेक्टिवली मिनिमाइज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट कंप्लीट द वर्क बिफोर टाइम। ये मेरा पॉलिसी है, मैं कुछ ना कुछ काम अपना बिफोर टाइम कंप्लीट करके रख देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट है बेटर कोऑर्डिनेशन। इट हेल्प डिपार्टमेंट्स वर्क टुगेदर स्मूथली बाय फॉलोइंग कॉमन गाइडलाइन। देखो ये जो मैंने अपना कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया, उसी रिलेटेड ये 7th नंबर वाला पॉइंट है, बेटर कोऑर्डिनेशन। ऑफ कोर्स आपसे सब कोई कोऑर्डिनेट करना चाहेगा कि यार तन्मय के पास जाता हूँ, तन्मय बिफोर द टाइम या ऑन टाइम अपना वर्क कंप्लीट करके दे देता है, वेरी एनर्जेटिक है, वेरी एंथुसियास्टिक है, वेरी एफिशिएंट बंदा है। तो आपका जो कोऑर्डिनेशन रहेगा, फ्रेंडशिप एरियाज रहेगा, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका जो सरकमफ्रेंस रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा फैल जाएगा। क्या होगा, मैनेजमेंट भी आपको ज्यादा से ज्यादा काम देगा, क्योंकि पता है मैनेजमेंट को दिस बॉय हैज द एफिशिएंसी टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, सो बेटर व्हाटएवर द असाइनमेंट कम्स टू अस, गिव टू हिम। कोऑर्डिनेशन जबरदस्त बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है बिल्ड डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। देखो एक टाइम से काम अगर करते हो तो कितना कुछ चेंजेस इंसान में आ जाता है, आप में डिसिप्लिन आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा, पावर आ जाएगा, एनर्जीज बढ़ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इतना कुछ हो जाता है अगर काम आप
काम टाइम से पहले या फिर समय ऑन टाइम अगर काम करके देते, वेरी मच डिसिप्लिन हो जाओगे, कंट्रोल्ड हो जाओगे, एफिशिएंसी आपका बढ़ जाएगा, कोऑर्डिनेशन बढ़ जाएगा, आपका रिस्क फैक्टर जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, फायदा आप ही को होगा। एग्जाम से पहले अगर पढ़ते हो तो आपको फायदा है, एग्जाम के एक दिन पहले अगर पढ़ते हो बहुत ही बहुत 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 कम फायदा है, फेल होने का चांसेस ज्यादा है। एग्जाम के बाद अगर पढ़ते हो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो हर एक चीज को अगर ऑन टाइम अगर करोगे तो इतना सारा पॉजिटिविटी आप में दिखेगा। क्लियर है? दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस पॉलिसी। एनी पॉइंट विच इज यू हैव अ डाउट, कोई आ रहा है ऐसा कोई दिमाग में? नहीं सर। नेक्स्ट स्लाइड मैम। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मोटो क्या है, एम क्या है? पहला है ऑर्गेनाइजेशनल गोल, which is one of the most important thing to accomplish the company's mission and vision। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी इंडस्ट्रीज में आप अगर जाते हो, उनका एक विजन होता है, उनका एक मिशन होता है, ये देख लेना। जैसे जीआईटीएस कॉलेज में हम लोग पढ़ रहे हैं, आप भी हो, मैं भी हूँ, जीआईटीएस कॉलेज का भी एक विजन और एक मिशन है, ठीक है? तब जाके ना ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सकता है। तो दिस इज पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ एग्जांपल दिया है, अ कंपनी सेट अ गोल टू बिकम द मार्केट लीडर। कंपनी का एक एम है कि मार्केट को मैं पूरा कैप्चर कर लूंगा, मार्केट का मैं लीडर बन जाऊंगा। एंड अकॉर्डिंग टू दैट द प्लान एंड स्ट्रेटेजी इज टू इंक्रीज सेल एंड ब्रांड वैल्यू। और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करना पड़ता है ताकि अपना ब्रांड वैल्यूज को और वैल्यू को बढ़ा सके, ठीक है? दिस इज द पहला स्ट्रेटेजीज ऑफ अचीविंग बिजनेस पॉलिसीज और मैनेजमेंट, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट पॉइंट इज गेनिंग competitive advantage। competitive advantage, gaining competitive advantage, what is that? It helps a business stay ahead of competitors through unique strategies। एक यूनिक तरीके से आपको एडवांटेज मिलता है, आप हर समय एक से आगे रहेंगे। जैसे मैंने कहा ना, काम अगर तुम पहले करके दे देते हो तो आप फ्री हो जाओगे, आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा कि मैं हर एक कंपटीटर से कुछ कदम आगे हूं। इसका क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आप यूनिक से यूनिक स्ट्रेटेजीज को और इंप्लीमेंट कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। ये पॉइंट समझ में आया ना कि पहले बताओ? गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर फिर से एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा। जैसे इसलिए मैं मतलब क्या एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से क्लियर होगा। जैसे फर्ज करो मैंने तुमको कहा या तुम सबको कहा, फर्ज करो 5-6 स्टूडेंट्स हो, मैंने 5 to 6 स्टूडेंट्स को कहा कि टुमारो और विद इन अ वीक आप हमको 7 केस स्टडीज ऑन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आप मुझे लिख के दीजिए, लाइएगा। फिर से रिपीट करता हूं, मैंने इंस्ट्रक्शन दिया 5 स्टूडेंट्स को कि आपको 7 एक वीक के अंदर 5 केस स्टडीज डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक में आपको लिख के लाना है। टॉपिक मैंने दे दिया, मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया। फर्ज करो मुझे 19 तारीख को असाइनमेंट या केस स्टडीज को चेक करना है। अब पहला, कोई 19 तारीख को देगा, कोई 19 तारीख के बाद देगा, कोई बिल्कुल ही नहीं देगा, कोई 19 तारीख डेडलाइन से बहुत पहले दे देगा। तो जो कैंडिडेट या जो स्टूडेंट्स डेडलाइन से बहुत पहले अपना काम कंप्लीट करके दे देता है, उसको एक एडवांटेज रहता है कि मैं इन चारों में से
मैं हर एक कंपटीशन में आगे हूं, हर एक कंपटीशन में आगे हूं। एम आई क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। अब देखो, अब बता, ये सर मतलब ठीक है, लेकिन पूरा भी मैंने कंप्लीट नहीं किया। यहां तक कंप्लीट है कि नहीं पहले बताओ। अब इसका एडवांटेज तुमको क्या मिलेगा? यू विल गोइंग टू गेट द अप्रिशिएशन फ्रॉम योर रेस्पेक्टिव फैकल्टीज दैट वाओ तन्मय, 5 case studies you have completed by before the time, excellent, hats off to you। तुमको देख के दूसरे तीसरे जन क्या करेंगे, बोले अरे बाप रे तन्मय ने इतना जल्दी कहां से कंप्लीट कर दिया, अब हम लोग भी मेहनत करेंगे। तुम कंपटीशन से पहले ही पहुंच गए हो, अब पीछे वाला कंपीट करेगा, मतलब एडवांटेज तुमको ऑलरेडी मिल चुका है, मैं आगे हूं। ठीक है, नेक्स्ट जब तुमको कोई कंपटीशन के लिए, नेक्स्ट कोई काम के लिए दिया जाएगा, तुम बेहतर से बेहतर करोगे और पहले करोगे, लेकिन वो जगह छू नहीं पाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, ये होता है कंपिटिटिव एडवांटेज, है ना। जैसे देखो, अ कंपनी अडॉप्ट ए लॉ को स्ट्रेटेजी टू ऑफर प्रोड्यूस चीपर एंड कंपिटिटर्स। एक बात में समझ लो, कोई कंपनी है, कुछ सामान बना रहा है, मार्केट पे टिके रहने के लिए और मार्केट में कंपटीशंस में टिके रहने के लिए उसने लो कॉस्ट, लो प्राइस, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में छोड़ दिया। कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है। 10 फर्ज करो, एक पहला वाला कंपनी जो है 5 लोगों को सामान बेच के वो प्रॉफिट अर्न करना है, ये 20 लोगों को बेच के प्रॉफिट अर्न कर रहा है। उसके बाद देखा जाए, ये 10 लोगों को देख रहा है, देखो कंपटीशन एडवांटेज, ये 10 लोगों को सेल के प्रॉफिट अर्न रहा है, वो 40 लोगों को सेल, मतलब सेल करके प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो एडवांटेज कहां हुआ? आप बोलोगे सर क्या एडवांटेज हो रहा है? एडवांटेज हो रहा है, कस्टमर्स आर अट्रैक्टिंग, आपको दिख नहीं रहा है, आपको एक ही तरफ दिख रहा है कि भाई ये 10 को बेच के इतना प्रॉफिट कमा रहा है, और मैं 40 को बेच के इतना प्रॉफिट कमा रहा हूं। गलत। एक ही चश्मे से देखा मत करो, चश्मे के अलग एंगल भी है। दूसरा चश्मा ये देख रहा है कि भाई ये तो कस्टमर अट्रैक्ट कर रहा है, नेक्स्ट टाइम में जब कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो मैं इसका बराबर कर ही नहीं पाऊंगा। समझ गया? दिस इज कॉल्ड कंपिटिटिव एडवांटेज। तुमको लग रहा है कि भाई इसका सेल क्या है, 10 लोगों को सिर्फ बेच के इतना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ये 40 लोगों को बेच के प्रॉफिट अर्न कर रहा है। वो एक चश्मा का फ्रेम में आप देख रहे हो, दूसरे चश्मा के फ्रेम में आप देखो कि उसने 30 कस्टमर को अपनी तरफ खींच लिया है। नेक्स्ट दाव क्या लगाएगा? अगर तुम, अगर ये 5 रुपया ज्यादा में बेच रहा है तब भी कस्टमर आके इसी से लेगा, ना कि तुमसे लेगा। इसका एग्जाम्पल शायद तुमको, हाँ तुम लोगों को दिया था मैं बीबीए में, मैंने शायद दिया था कि एक ही कदमा, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी गिवन यू, कदमा में एक ग्रोसरी शॉप है, अगल बगल दोनों का ब्रांड, क्वालिटी, प्राइस, नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइस, ब्रांड, क्वालिटी, बिहेवियर, ईच एंड एवरीथिंग इज सिमिलर। लेकिन जो राइट साइड वाला दुकान है, अभी भी जाके देख सकते हो, लाइव एग्जांपल, उसका सबसे ज्यादा बिक्री है, और उसी का ऑपोजिट में वही ब्रांड, वही क्वालिटी, वही बिहेवियर, वही सब कुछ है, कस्टमर्स का डीलिंग्स बहुत कम हो रहा है। रिसर्च करके देखा गया है कि कस्टमर को अटैक करने से पहले वो जानता था कि मुझे इस कंपटीटर को हराना है, इतना सुंदर सुंदर स्ट्रेटेजीज डेवलप किया है कि ये जो बगल वाला दुकान है वो उसके पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। वो जितना कोशिश कर रहा है आगे जा ही, उससे पकड़ नहीं पा रहा है, आगे ही चला जा रहा है, वो दुकान आगे चला जा रहा है, ये पीछे है। अभी भी जाके देख सकते हो कदमा में, लाइव एग्जांपल्स है। शाम के वक्त अगर कभी चले जाओगे कदमा में तो देखोगे कंपटीशन, यू विल सरप्राइज्ड, मतलब यू विल सरप्राइज, दैट्स द फैक्ट, दिस इज द रियल एग्जांपल दैट आई एम गिविंग यू। ये है कंपटीशन एडवांटेज। क्या किया था? कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर्स को खींचने के लिए उन्होंने ये चाल चला, और आज सक्सेस हो गया। और सक्सेस ऐसा कि ये सोया हुआ था, अभी इसको पकड़ना नामुमकिन हो जा रहा है। हालत ये हो जा रहा है, मतलब इतना बुरा हालत हो गया। कल भी मैंने देखा, वो दुकान का जो, मतलब क्या बोलूं मैं, जो काम करने वाला बंदा था वो निकल के दूसरी दुकान में चला जा रहा है। क्यों? सैलरीज नहीं दे पा रहा है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू गिव द सैलरीज।
डिग्री नहीं। लेकिन आज से कुछ साल पहले ऐसा सिचुएशन था नहीं भाई। ऑन टाइम करने का नतीजा, टाइम के बाद करने का नतीजा और टाइम से पहले करने का नतीजा, तीनों का रिजल्ट अलग अलग होता है। यहाँ समझ में आया गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? हाँ सर। इसका मतलब क्या है तन्मय, वो पहले से ही प्लानिंग करके स्ट्रेटेजीज करके सब कुछ करके बैठा हुआ था, जिसकी वजह से आज उसको पकड़ना नामुमकिन हो जा रहा है। लाइव एग्जाम्पल, इसने भी प्लानिंग किया, इसने भी स्ट्रेटेजीज अपनाया, लेकिन ये बहुत पहले कर चुका था, दुकान इंसेप्शन होने से पहले। और जिस दुकान की मैं बात कर रहा हूँ, शर्मा अग्रवाल, दोनों अलग अलग है। ये शर्मा वाला सबसे पुराना है और ये दुकान खुला है 2002। ये डिफरेंस हो गया। अग्रवाल जो था उसको पता था कि मुझे अगर इस दुकान यहाँ पर डालना है, इससे मेरा कंपटीशन करने वाला है, तो दुकान इंसेप्शन से पहले वो पहले ही स्ट्रेटेजीज प्लानिंग सब कुछ लेके उसके बाद दुकान स्टार्ट किया। दिस इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अभी इसको पकड़ना नामुमकिन है। इतना डेकोरेशन करने के बाद भी कस्टमर वहीं जाके लाइन लगाते हैं, जानता है मुझे 10 मिनट लेट होगा, आई हैव टू बी हरीड, बट दे नो what I can get from here and what I can get from here. This is the difference. Gaining advantage difference. आया एग्जाम्पल समझ में? यस सर। Ensure long term survival. मेरा एग्जाम्पल का यही है। अब लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए उसे कोई परेशानी नहीं, मार्केट पूरा जबरदस्त तरीके से पकड़ लिया, जबरदस्त पकड़ लिया। इसको दुकान चलाने के लिए बाहर से सामान लाना पड़ता है लाद के, और इसके पास, अग्रवाल के पास, वो जो मार्केट में जो घूमता है ना सामान लेने के, ऑर्डर लेने के लिए, वो लोग लाइन लेके रखते हैं। और इनके पास कोई नहीं चाहता। इनको पता है कि मैं अगर कुछ क्रीम, कॉस्मेटिक्स, कुछ भी यहाँ बेचूं, तो ये जब तक बेचेगा नहीं तब तक मेरा सामान का पैसा मुझे नहीं मिलेगा। फैक्ट्स को समझो। और यहाँ पर मैं देने की वजह दूसरे दिन आके कलेक्शन करके चला गया। कलेक्शन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जानते हो ना, मार्केट में कलेक्शन होता है एवरीडे। जो कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, सामान बेच के जाते हैं, वो फिर एक हफ्ते बाद या 5 दिन बाद आते हैं कलेक्शन करने के लिए। तो वो जानता है कि शर्मा के पास मैं जाऊंगा, सामान तो मैंने दे दिया लेकिन कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उनका दुकान में बहुत कम चलता है, इसलिए वो अग्रवाल के पास खड़े रहते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। दिस इज द फैक्ट, और दिस इज द फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। लॉन्ग टर्म में भी आपको फायदा ही होगा। सर्वाइवल, ठीक है, समझ में आ गया। मैं नेक्स्ट स्लाइड। इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप करके चलते हो, ठीक है, एफिशिएंसी है, तो आपका रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से होगा, आपको घाटा नहीं होगा। प्रॉपरली रिसोर्स को यूज करोगे, मैन पावर को यूज कर सकोगे, टेक्नोलॉजीज को बढ़िया से यूज कर पाओगे। एक काम के लिए एक चीज को अगर आप फॉलो करते हो, दैट इज टाइमिंग, तो इतना सारा प्रॉफिट एडवांटेज आपको मिलेगा। नेक्स्ट है adapting to environmental changes, help organization respond to change in the market, technology and competitions। जब नए नए competitions रहेंगे मार्केट में, नया नया टेक्नोलॉजीज मार्केट में आएगा, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन ऑल्सो, और यू आर ऑल्सो एबल टू चेंज योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट, ओके, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एरियाज। ठीक है, ये चेंज होता है। जैसे कंपनी शिफ्ट टू इको फ्रेंडली प्रोडक्ट ड्यू टू एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। बहुत सारे अभी रेगुलेशंस बन रहा है कि प्लास्टिक्स यूज नहीं कर सकते हो, इस तरह का माइक्रो ट्रिलियंस बैग्स ये होना चाहिए। लॉट ऑफ policies are there. Government has taken very strict initiative using plastics and all. So what will happen? Every company is trying to be eco-friendly. They want to save the ecosystem. So for that they are now totally trying to ban the plastics. Okay, whatever the suppose, say for example, if you want to purchase anything from the shopping malls and all, they will going to provide you the which is of paper making, which is of the packets which are of paper. Okay, whatever the packets you want, whatever the things you want, they will wrapped in a packet and they will provide it. They don't use the plastics and all. So what will happen? Suddenly they change themselves. They always try to be very active in the market. What are the changes going on? They always follow that thing, and according to that, they change immediately. This is called adapting to environmental changes. Sudden changes, the companies are very much ready to change the according to the situation. The management is there. Some management are there
Say for example, some posts are there in the management, creativity post, disaster post management are there. Their concern is about looking after the environmental changes that going on in this environment. Whatever the environmental changes that going on in the market, they have to follow that thing. According to that, they change very easily. ओके किसी दुकान में चेंज करने के आपको तकलीफ होगा, लेकिन इस तरह के बिग बिग शॉपिंग मॉल्स में अगर जाइएगा, बहुत बड़े मार्केट में जाइएगा, इंडस्ट्री में जाइएगा, लोग सडन स्विच ओवर कर लेते हैं. व्हाई? इनका मैनेजमेंट का कुछ पार्ट्स जो है ना, कुछ ऐसा बना हुआ है, एरियाज बना हुआ है जो इसका जिनका काम है एनवायरमेंट रिलेटेड सब कुछ देखना, ऑब्जर्व करना. ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजीज. नेक्स्ट स्लाइड मैम. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. प्रोसेस क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस with example, a strategic management process is a series of steps that organization follow to plan, implement and evaluate strategies to achieve long term goal. For long term goal के लिए strategies को अपनाना, implement करना, evaluate करना, ये सारा जो प्रोसेस होता है ये मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है. That is why it is known as strategic management process. Next slide ma'am. What are the steps in strategic management process? पहला है environmental analysis, that is the scanning part. Environmental factor, internal factor क्या है, external factor क्या है, पहले what are the strength and weaknesses, इसको find out करना है. उसके बाद external factor क्या क्या opportunities है, क्या क्या threat है. SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, trust, ये इसका full form है SWOT analysis. उसी जो भी काम कर रहा है एनवायरमेंटल रिलेटेड हो, कस्टमर रिलेटेड हो, स्वॉट एनालिसिस. स्वॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म होता है एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकनेस, ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, टी फॉर ट्रस्ट. दिस इज कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस. ये एक एक्रोनिम है. तो किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जब काम करते हैं ये एनालिसिस पे काम करते हैं, स्वॉट एनालिसिस. इस कंपनी स्ट्रेंथ देखेगा, इस कंपनी वीकनेस देखेगा, क्या क्या वीकनेस है, क्या क्या स्ट्रेंथ है, इसका ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेज क्या है, और मैं कस्टमर को अपना ट्रस्ट कैसे बिल्डअप कर सकता हूँ. दिस इज कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस. जैसे फॉर एग्जांपल ए कंपनी एनालाइज दैट इट हैज अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू बट फेसेस हाई कंपटीशन. जैसे एक कंपनी उसका स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है लेकिन कंपटीशन बड़ी जबरदस्त है, बहुत हाई है, वहां पर कुछ नहीं कर सकता. तब वो स्वॉट एनालिसिस करेगा कि अब मुझे इसमें से कुछ प्लानिंग करके, स्ट्रेटेजीज करके आगे बढ़ना है. ओके, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. मैम आज यही रहने देते हैं, 2 बजे से क्लास है और 3 मिनट बाकी है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है.